आप जानते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसके 3 मुख्य आधार होते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जरी के द्वारा इलाज, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सिकाई के द्वारा इलाज और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी या दवाइयों के द्वारा इलाज है। हमारा ट्यूमर बोर्ड, जिसमें कि हम तीनों फैकल्टी के लोग बैठते हैं और ये देखते हैं कि पेशेंट को पहले सर्जरी की ज़रूरत है या पहले कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या रेडिएशन की ज़रूरत है। अगर किसी को भी इसकी किसी भी तरह की जानकारी या सलाह लेनी हो तो वो हर महीने के तीसरे गुरुवार को मगध कैंसर सेंटर में 11 से 2 बजे की ओपीडी होती है, वहां आ सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रूह कांप उठते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है और अब वो ठीक हो पाएंगे या नहीं। और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि लोगों को पता कैसे चले कि उन्हें कैंसर है। इसके लिए उन्हें अब बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बात कर ले बिहार की, तो बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आपको हम बता दें कि आज हम ऐसे ही सेंटर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि मगध कैंसर सेंटर पर, जहां पर जितने भी बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, वो यहाँ आकर सिर्फ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें आखिर कैंसर है कि नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि शुक्ला मौजूद है और इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर रश्मि शुक्ला हर महीने के तीसरे गुरुवार को यहाँ इस मगध कैंसर सेंटर पर मौजूद होती है और ऐसे पेशेंट को मतलब जो है जानकारी देती है और उनका ट्रीटमेंट भी करती है कि उन्हें कैंसर है कि नहीं। पहले तो आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसके 3 मुख्य आधार होते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जरी के द्वारा इलाज, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सिकाई के द्वारा इलाज और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी या दवाइयों के द्वारा इलाज। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जिसे सिकाई का डॉक्टर कहते हैं, और मैं पिछले 10 वर्षों से मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज दिल्ली में कार्यरत हूँ। हमने डॉक्टर रिदु कुमार, जो कि मगध कैंसर सेंटर के डायरेक्टर हैं और वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और इस मगध कैंसर सेंटर में मेडिकल और सर्जिकल दोनों की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज दिल्ली से यहाँ आकर रेडिएशन पेशेंट को ज़रूरत है नहीं है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, मशीनें किस तरह से होती हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा ट्यूमर बोर्ड, जिसमें कि हम तीनों फैकल्टी के लोग बैठते हैं और ये देखते हैं कि पेशेंट को पहले सर्जरी की ज़रूरत है या पहले कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या रेडिएशन की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कैंसर के इलाज में इन तीनों सुविधाओं की आवश्यकता होती है, बट उनका क्रम कैसे होना चाहिए, पहले इलाज में सर्जरी की ज़रूरत है या कीमोथेरेपी या रेडिएशन की ज़रूरत है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है कैंसर के ट्रीटमेंट में। जैसे कि मैंने बताया कि मैं हर महीने के तीसरे गुरुवार को यहाँ पे ओपीडी करने को आती हूँ। अगर किसी को भी रेडिएशन रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई और नई तकनीक के बारे में जानना चाहिए, तो वो इस मगध कैंसर सेंटर में आके सलाह ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज दिल्ली में जो हमारा रेडिएशन सेंटर है, वहाँ पे जो मशीनें हैं, जो तकनीकें हैं, वो बिल्कुल एडवांस्ड हैं। जो अभी जो रिसेंट वर्ल्ड में जो चल रहा है, मशीनों की, तकनीकों की चीज़ें, वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास पड़पड़गंज में TrueBeam STX with micro MLCs with ExactTrax with all the gating facilities हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर किसी को भी इसकी किसी भी तरह की जानकारी या सलाह लेनी हो तो वो हर महीने के तीसरे गुरुवार को मगध कैंसर सेंटर में 11 से 2 बजे की ओपीडी होती है, वहाँ आ सकते हैं। मैम, क्योंकि आप मैक्स हॉस्पिटल, इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो ऐसे में ये जो मगध कैंसर सेंटर है, इसकी फैसिलिटी में और मैक्स हॉस्पिटल की फैसिलिटी में क्या फ़र्क लगता है आपको? कि मतलब ऐसी क्या सिमिलरिटी है कि बिहार के लोग यहाँ पर आकर मतलब आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं?
मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट के आधार के लिए डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो बिहार में हो या वो दिल्ली में हो या वो अमेरिका में हो, डॉक्टर कैसा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर रिदु कुमार सुपर स्पेशलिटी डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं और वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। एक अच्छा इंसान होना एक डॉक्टर होने से भी ऊपर होता है। दूसरा, उनकी ट्रीटमेंट में उनकी जो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, दवाइयों की, आईसीयू तक की जो सुविधाएं हैं वो नंबर 1 क्लास की हैं। कीमोथेरेपी वगैरह के लिए जो भी सुविधाएं यहाँ पे हैं बिल्कुल उपयुक्त है, इसके बारे में कोई भी दो राय नहीं है। और जो सिकाई संबंधित, रेडिएशन संबंधित जो भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, उनकी नीड्स है, तो वो उसके लिए वहाँ पे आके उसकी भी सलाह ले सकते हैं। किसी भी तरह की कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मगध कैंसर सेंटर मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से पूरे बिहार के लिए इट्स मोर देन एनफ एंड इट इज सफिशिएंट विथ अ वेरी गुड फैसिलिटी। अच्छा, अभी तक ऐसे कितने पेशेंट आए हैं, या मतलब किन, क्योंकि कैंसर भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो कौन से कैंसर के ज़्यादा पेशेंट अभी तक आपके पास आए हैं बिहार से? बिहार से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आते हैं गॉल ब्लैडर के कैंसर आते हैं। दूसरा, हेड एंड नेक के कैंसर बहुत आते हैं क्योंकि वो गुटखा, तंबाकू, ये सब सारी चीज़ों के खाने से होते हैं। प्लस तीसरा जो कैंसर मुझे ज़्यादा मिलता है वो सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, क्योंकि वो हाइजीन वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सर्वाइकल कैंसर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। इन सब कैंसरों की यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। और बात अगर ब्रेस्ट कैंसर की करें, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो ये क्यों हो जाता है? मतलब महिलाओं को समझ में भी नहीं आता, उनको तो लगता है कि वो जो काम रोज़ करती हैं वही कर रही हैं, और अचानक उनको एक दिन पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। ये कैसे अगर 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 हम ये कारण जानना चाहें कि कैंसर होता कैसे है और क्यों होता है, तो इसके लिए बहुत ही आंसर्स हमारे पास नहीं है। साइंस की इतनी तरक्की करने के बावजूद भी अगर देखा गया है कि 80 to 90% केसेस में हमें पता ही नहीं होता है कि कैंसर का कारण क्या है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को मुंह का कैंसर हुआ है, उन्होंने कभी तंबाकू नहीं लिया है। बहुत सारे लंग कैंसर के केसेस ऐसे आते हैं जिसमें उन्होंने कभी बीड़ी सिगरेट तक नहीं पिया है। तो कैंसर, ठीक है, कुछ कारण होते हैं जैसे कि शराब का ज़्यादा पीना, तंबाकू का खाना, स्मोकिंग, पॉल्यूशंस, बट कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जिनके कारण का ही पता नहीं है। पर हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारी महिलाओं को होता है। अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, नॉर्मली वो जब नहाते वक्त महिलाएं उसे फील कर सकती हैं और वो जब पकड़ में आता है बट वो इग्नोर कर देती हैं, चाहे वो शर्म के कारण हो या वो बताना नहीं चाहती हो। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि अगर जागरूकता हो महिलाओं में, जैसे अगर अब मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लूँ कि 40 साल के बाद ये एक रूल मैंडेटरी है कि एक मैमोग्राफी कराना चाहिए, बट आप थोड़ी सी भी बिहार से, थोड़ा सा पटना से आगे निकलिए, किसी को मैमोग्राफी के बारे में ही नहीं पता है। जागरूकता जो है सबसे अहम कड़ी है कैंसर को पकड़ने के लिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें अगर हम जागरूकता फैलाते हैं कि 40 साल के बाद महिलाओं को मैमोग्राफी करानी चाहिए, उनके स्तन में किसी भी प्रकार का गांठ हो तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच ज़रूर कराएं। तो ये जागरूकता जब फैलेगी तभी कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा। जैसा कि अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 में पकड़ा जाता है तो उससे ठीक होने की संभावना 80 से 90% है। वही कैंसर अगर स्टेज 4 में पकड़ा जाता है तो ठीक होने की संभावना सिर्फ 25 से 30% है। तो कितना अंतर है ठीक होने की संभावनाओं में और लोकल कंट्रोल में। पर जागरूकता की कमी है। आपको पता है यूएस में मैमोग्राफी और ये सारी चीज़ें उनके ट्रीटमेंट पॉलिसी में है, जिससे उनके यहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाता है वो 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का, और हमारे यहाँ जब महिलाएं आती हैं तो उनमें कैंसर जो है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या पूरे शरीर में फैला जाता है। तो हम पकड़ते भी हैं कैंसर को,
बहुत एडवांस स्टेज में, और उससे ठीक होने की और मरने की संभावना भी ज़्यादा है। पूरे दुनिया में और इंडिया में भी देखा गया है, जब डेटा निकाला गया, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना और उनके द्वारा मरने वाले लोगों की संभावना सबसे ज़्यादा है। पर हमारे यहाँ क्या है, जागरूकता की कमी है, जानकारी की कमी है। डिलेड और लेट स्टेज में ट्रीटमेंट के डिटेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे पास वो पेशेंट पहुंच ही नहीं पाते हैं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के कारण। तो ये सारे कारण हैं। यूएस में ये रूटीन है कि आपको ये चेकअप कराना होगा? रूटीन नहीं, ये गाइडलाइंस है। जैसे कि गाइडलाइंस होती है ना कि बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराना है, इतने साल में कराना है, तो 40 साल के बाद ये कई सारी एसोसिएशन ने निकाला है कि एटलीस्ट 40 से 45 साल के बीच में एक बेसलाइन मैमोग्राफी हो जाए। बट वो भी नहीं हमारे यहाँ हो पाता है। तो मैमोग्राफी एक सिंपल एक्सरे है जिससे कि हम 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर का ट्यूमर भी पकड़ सकते हैं। आपके पास मगध कैंसर सेंटर में कितनी % महिला आई हैं जो यही रीज़न दी है कि हम शर्म से जो है चेकअप कराने नहीं आते, या फिर आपके पास कोई ऐसा केस आया है? ऐसा केस होता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 14 साल से इस फील्ड में हूं, और मैंने देखा है कि जो पहले 10 साल पहले जो सीन था, अभी लास्ट 2 से 3 सालों में मैंने देखा है कि हर दूसरे या तीसरे महीने में एक महिला आती है कि उसे नहाते वक्त एक गांठ फील हुई। तो जागरूकता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसके कारण ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों की जागरूकता के बढ़ने के कारण हमें हर दूसरे या तीसरे महीने 2 से 3 महिलाएं मिलती हैं जिनको नहाते वक्त कोई गांठ मिली और उसकी जांच कराने पे वो कैंसर आया। तो ये ट्रेंड अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लोग समझदार हो रहे हैं, जानकारियाँ सोशल, यूट्यूब और फेसबुक, ये सारे माध्यमों से भी उनमें जानकारी बढ़ रही है। बट स्टिल मैं कहूँगी कि अभी भी जागरूकता जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल तक नहीं है। बट इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय। सो जागरूकता से ही लोगों में जब वो जानकारी होगी तब वो आएंगे हमारे पास अर्ली स्टेज में। अब अर्ली स्टेज में आए, केवल सर्जरी करा के ट्रीटमेंट खत्म हो गया, एक टैबलेट्स ले लिया या कुछ कीमो लगी, रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं हुई और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। क्या थर्ड स्टेज में आने के बाद कैंसर का कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि उस पार्ट को बिना काटे ही जो है उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए थर्ड स्टेज में? आप ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर में अगर कोई बीमारी थर्ड स्टेज में पकड़ी जाती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे बीमारी नॉर्मली 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो पहले हम कीमो करते हैं, डिजीज़ को छोटा करते हैं, उसमें देखते हैं कि ब्रेस्ट को बचाने की अगर उम्मीद रहती है तो हम कोशिश करते हैं कि जिसे हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, जिसमें कि हम उस पार्ट को निकाल लेते हैं और बाकी के ब्रेस्ट को बचा लेते हैं। और अभी तो इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है ऑन्कोप्लास्टी एंड रिकंस्ट्रक्शन की कि शरीर के किसी और भाग से कुछ पार्ट्स निकाल के उसे फिल करते हैं। सो अगर उसको बाद में आप देखोगे सर्जरी के बाद में तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब डिफरेंशिएट करना कि दोनों ब्रेस्ट के साइज में, शेप में बहुत ही मिनिमल सा अंतर आता है। तो जिसे हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं। और एक बहुत ही गलत मिथ्या है जो कि लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट अगर बचा रह जाए तो उसमें बीमारी के वापस आने की संभावना है। बट ये 20 इयर्स की रिसर्च एंड डेटा के बाद देखा गया है कि पूरे ब्रेस्ट को निकालने और ब्रेस्ट को बचाने के बाद भी दोनों में लोकल कंट्रोल हमेशा सेम रहता है। थी हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि शुक्ला, जिन्होंने बताया कि कैंसर होना बड़ी आम बात हो गई है आज की जनरेशन में, लेकिन जो चेकअप रूटीन है वो आपको कराते रहना चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि आपको कैंसर की कुछ सिम्टम्स दिखे तो आपको आकर चेकअप करा लेना चाहिए। तो अगर आप बिहार में हैं या पटना में हैं तो आप मगध कैंसर सेंटर पहुंच सकते हैं। और डॉक्टर रश्मि शुक्ला जो है हर महीने के थर्सडे को यहाँ पर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मौजूद रहती हैं आपको इस कैंसर पर पूरी जानकारी देने के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।